गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट क्लास का टॉपिक, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को रीड करने वाले हैं कि वो अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, यानी क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाएं या फिर लेफ़्ट टू राइट जाएं। तो हमने लास्ट क्लास में वीडियो के थ्रू कुछ प्रॉपर्टीज़ देख भी ली थी, जैसे एटॉमिक साइज़ हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। तो हम वहीं से प्रोसीड करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ हमने लास्ट क्लास में देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और वो कैसे ट्रेंड को फॉलो करती है पीरियोडिक टेबल में। तो फिर से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वहाँ जो एनर्जी हमें उसे प्रोवाइड करानी पड़ती है वही होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आयनाइजेशन किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको आयनाइजेशन करने के लिए उसका जो हमें जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वही होगी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? और हमने शायद ये भी देख लिया था कि ये किस ट्रेंड में पीरियोडिक टेबल में वर्क करती है। तो ये क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। मतलब हमने ये हम कोरिलेट करते हैं उससे एटॉमिक साइज से। हमने लास्ट क्लास में देखा था एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है, यानी कि एटम हमारा छोटा होता चला जाता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर। क्लियर है? अगर एटम छोटा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यूक्लियस की पकड़ होगी, हम बात करते हैं फैक्टर की। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे फैक्टर में, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये हम पढ़ेंगे फैक्टर्स में। तो हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो इफेक्ट करेंगे। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं जस्ट लाइक न्यूक्लियर चार्ज, तो जो मैं अभी बता रही थी जैसे कि हमारा एटम छोटा होता जा रहा है तो वहाँ क्या है, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस एटम का, उस पर जो न्यूक्लियस की पकड़ होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन फील करेंगे। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो न्यूक्लियस की पकड़ होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन तक वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? अगर डिक्रीज हो रहा है तो पकड़ बढ़ रही है, तो अब हम जो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएंगे आसानी से। इसीलिए ही हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, डेट इज एटॉमिक साइज। शायद एटॉमिक साइज यहाँ देखते हैं पहले। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज विद इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्लियर है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज भी शायद आप अब कोरिलेट कर सकते हो, मैंने भी आपको बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर क्या, जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर बात थोड़ी उल्टी हो गई है। एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज हो गया, यानी कि जैसे जैसे एटम पहले इतना सा था अब बढ़ रहा है, साइज बड़ा हो गया, इतना बड़ा। तो अब आप कंपेयर करो, जो एटम छोटा है उसमें न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा बनेगी या जो बड़ा है उसमें न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा बनेगी? तो जो बड़ा है उसमें न्यूक्लियस की पकड़ कम बनेगी। अगर न्यूक्लियस की पकड़ कम बन रही है तो हम आसानी से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा। तो इसलिए कहा गया है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो घटेगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, एनर्जी कम देनी पड़ रही है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेट करना मतलब कहीं पर घुसना। ठीक है? तो जैसे जैसे पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हमारे ऑर्बिटल्स में जाएगा, फिल होगा, ये उस पर बेस्ड है। जैसे जैसे पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, ये ऑर्बिटल पर डिपेंड होता है। अगर मैं बात करती हूँ sp-d-f ऑर्बिटल की, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ही ज़्यादा s ऑर्बिटल की होती है, फिर p की होती है, फिर d की होती है और देन f की होती है। और भी जो आगे ऑर्बिटल है वैसे वैसे आप यहाँ पर ट्रेन में लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एस ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एस का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जब इसमें घुसेगा तो वो न्यूक्लियर के चार्ज को ज़्यादा फील करेगा इन कंपैरिजन टू पी, डी एंड एफ। ठीक है? अगर हम यहाँ सेम एनर्जी लेवल की बात, अगर हम सेम एनर्जी लेवल की भी बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि n = 3 है, तो उसमें भी हमने देखा था ऑर्बिटल भी काफ़ी सारे होंगे, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। तो यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल के लिए यहाँ पर मैंने अलग अलग कुछ ऑर्बिटल्स क्रिएट किए हैं।
ठीक है, ये S हो गया, ये P, ये D, ये F और ऐसे ही आगे आप बढ़ा सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि चाहे बेशक एनर्जी लेवल सेम हो, वो सेम लेवल में प्रेजेंट हो, लेकिन अगर उसी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन S में भरा हुआ है तो उसकी क्या है, न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा फील करेगा। इसका मतलब उसकी कोरिलेट करेंगे किसे, पेनिट्रेशन पावर से। क्यों? क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो S ऑर्बिटल से निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन मतलब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर लेवल सेम है, एनर्जी लेवल भी सेम है, हम जैसे कि यहाँ बात करें n=3 की, तो वहाँ पर जो हमारा चाहे इलेक्ट्रॉन S में भी फिल हो चाहे P में फिल हो, हम दो का कंपेयर करें S और P, हमारे इलेक्ट्रॉन S में भी है और इलेक्ट्रॉन P में भी है, तो अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें S वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। क्लियर है? हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होते हैं? ये जस्ट अपोजिट है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करते हैं, किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये कह सकते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो जो एनर्जी हम उसे प्रोवाइड कराते हैं वो क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम बात किसकी करते हैं, गैसियस स्टेट की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई एटम, मतलब हमने क्या किया, बाहर से उसके ऑर्बिटल में या फिर एनर्जी शेल में हम एक नया इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो वहाँ जो एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी या फिर वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, वो डिपेंड करेगा हम जब आगे पढ़ेंगे। तो उसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? और जो हम ये बात कर रहे हैं सारी गैसेस एटम की, जो कि लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था, हम गैसेस एटम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही ज़्यादा, या फिर मॉलिक्यूलर एटम होंगे बहुत ही ज़्यादा रैंडम मूव कर रहे होंगे और लूजली बाउंड होते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इन नेगेटिव। ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा ही जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में लिखी जाएगी। क्लियर? ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर मैंने एक रैंडम एटम लिया है, डेट इज ए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस मतलब इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ए नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं इसके शेल में, तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है। और ये हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं, जहाँ पर भी एनर्जी नेगेटिव में होगी उसका मतलब वो है कि वहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। और जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है या फिर ये कहें जहाँ एनर्जी चेंज या फिर डेल एच नेगेटिव होता है, वो हमारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, डेट इज एक्सोथर्मिक। तो फिर हम कह सकते हैं जो हम किसी भी शेल में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी के साथ वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। नेगेटिव एनर्जी यानी कि वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होगी। लेकिन अगर हम वहीं पे सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कराने लगे, अब फिर से हम सोच रहे हैं ए नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और इंट्रोड्यूस करा दे, तो आप यहाँ पहले ही देख रहे हो यहाँ नेगेटिव चार्ज है एटम के ऊपर और एक नेगेटिव और दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच। अब जो रिपल्शन है तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन है, ये आपस में दूर भागेंगे, हमें फिर भी इलेक्ट्रॉन को ए के पास ले जाना है और उसके शेल में इंट्रोड्यूस कराना है। तो यहाँ पर अब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही थी, बाहर निकल रही थी, लेकिन अब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ जो डेल एच की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डेट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव होती है तो वहाँ पर हमारी कैसी रिएक्शन होती है, डेट इज एंडोथर्मिक। क्लियर? आई थिंक कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से किस रिएक्शन में या फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन करने इंट्रोड्यूस कराने पर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर इस एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन फैक्टर एटॉमिक साइज। फिर से एटॉमिक साइज आ गया, तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे हमारा कम होता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एज द साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं ताकि इजिली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी atomic size as the size increase electron gain enthalpy become less negative। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा कि ये जो जब हम एनर्जी लिखते हैं
एनर्जी लिखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव साइन, साइन सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एनर्जी हमारी रिएक्शन को चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो रही है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन का मतलब ये है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी फर्स्ट पॉइंट में वो क्या होगी, कम होगी। लेस नेगेटिव मतलब कम होगी। नेगेटिव वर्ड है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि वहाँ एनर्जी कम रिलीज होगी। क्यों? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया है, एटॉमिक साइज इंक्रीज है, यानी कि अब एटम काफ़ी बड़ा है, तो अब जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो पकड़ है वहाँ की इलेक्ट्रॉन की, या फिर ये कहें न्यूक्लियस पर जो चार्ज बनेगा वो क्या होगा, बहुत ही कम वाला बनेगा, क्योंकि अब जो पकड़ है वो बहुत ही कम हो गई है। लास्ट ऑर्बिटल तक लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो पकड़ है वो कम है, क्योंकि साइज बढ़ गया है। अगर पकड़ कम है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ईजिली मतलब वहाँ पर जो एनर्जी चाहिएगी वो कम चाहिएगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। फिर वही, अगर एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब क्या है, जो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसकी पकड़ में है, उसकी रेंज में है, वो उस न्यूक्लियस की रेंज में है, वो ईजिली उसको होल्ड कर पा रहा है अपने पास। अगर वो होल्ड कर पा रहा है तो अब उस शेल में इलेक्ट्रॉन डालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर उतना मुश्किल है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, मतलब आज की थर्ड प्रॉपर्टी की, अदरवाइज हमारी शायद ही सातवीं आठवीं प्रॉपर्टी होगी। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को अब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? जब कोई भी एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, अगर कोई एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेकेंड एटम से, तो वो क्या करेगा, उस बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो अपनी तरफ आसानी से खींच पा रहा है, दूसरे के कंपैरिजन में वो ज़्यादा खींच पा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ उस मॉलिक्यूल में तो ये वाला एटम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? तो यही थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ जो ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। लिख देते हैं, इस तरीके से मार्क लगा देती हूँ। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी, और अप टू डाउन जाने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। आई होप कि क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। अगर आपसे कंपैरिजन करने के लिए आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तरफ सोडियम है और एक तरफ फ्लोरीन है, तो हमें पता है जो सोडियम है वो हमारा कहाँ है, वो फर्स्ट ए में है, और जो फ्लोरीन है वो बिल्कुल राइट हैंड पर है। तो हमने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू सोडियम। तो यहाँ पर कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ देखी जिसकी पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ अब कुछ प्रॉपर्टीज़ का आसानी से आपको समझ आ गई होंगी। तो अब यहाँ पर एक इन शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि किस किस तरीके से हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे बदलती है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ये कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होगी। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, तो अब वही है एटॉमिक रेडियाई, अब लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी और अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आयनिक रेडियाई, तो वो भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी और अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी और अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होगी। यहाँ पर ये एक कॉमन ट्रेंड है कि ये क्या करते हैं, एक इस ट्रेंड को फॉलो ही करते हैं, अदरवाइज वहाँ कुछ फैक्टर और लग रहा है तो ये चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा साइज क्या हो रहा है, एटम का छोटा होता जा रहा है, एटम का छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम ये क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, एटम का साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अब हमें इंट्रोड्यूस कराने में और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है और अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी हमने देखा कुछ नेगेटिव भी साइन रिप्रेजेंट करता है और कुछ
पॉजिटिव साइन भी रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो हमारी एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो हमेशा क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा ही इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर होता है हमारे इस चैप्टर का द एंड। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यू चैप्टर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।